मैं नाम सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग टेक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम, एनिमल सेल, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड जीन्स या फिर जेनेटिक कोड, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यहाँ तक की टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इसको हम 2-3 वीडियो में पूरी तरह से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप जूलॉजी से आप पढ़ने जा रहे हैं पीजीटी, टीजीटी या फिर 6 to 8, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ना सिर्फ बीपीएससी टीआरई, इसके अलावा जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी पीसीएस जीआईसी, राजस्थान पीसीएस पीजीटी, इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो चलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासेस, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जूलॉजी की क्लासेस कराना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन आप ही लोगों में से एक कमेंट आया था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैम जूलॉजी के भी क्लासेस करा दीजिए। चूँकि जूलॉजी पे व्यू कम आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग का इंटरेस्ट ना हो, इसलिए मैंने जूलॉजी की क्लास बंद करवा दिए थे। बॉटनी और जीएस करवा रही थी, लेकिन आप लोगों का कमेंट आया, तो आप में से किसी एक की भी बात टाली नहीं जा सकती क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। आप हर एक की डिमांड पूरी की जाती है यहाँ पे। तो मैं उस सिंगल पर्सन जो हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है उसकी बात को कैसे टाल सकते हैं। वो कमेंट किसका था, आगे बढ़ने से पहले एक बार वो कमेंट देख लेते हैं, फिर वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास कमेंट आया हुआ है नीलम यादव जी का। मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि मैम झूठ बोल रही हैं। नीलम यादव जी ने कमेंट किया है, मैम और क्लासेस कराइए जूलॉजी की, इसलिए मैं जूलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेकर आई हूँ। नीलम यादव जी हमारी एक ऐसी स्टूडेंट है जो हर क्लास में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी देती हैं। थैंक यू नीलम जी, हमें इतना मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ इस तरह कमेंट बॉक्स से आप हर एक की कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेटेड द गॉल ब्लैडर ऑफ रिलीज बाइल। पित्त का स्रावण करने में निम्नलिखित में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एंटेरोक्राइन, ड्यूओक्राइन, एंटेरोक्राइनिन, ड्यूओक्राइनिन, कोलेस्ट्रोकाइनिन या फिर वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इनमें से कौन सा वो है जो पित्ताशय को उत्तेजित करता है बाइल जूस स्रावित करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से जवाब बताइए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है। ये कार्य क्या करता है, ये पित्ताशय से स्रावण के लिए, मतलब पित्त रस के स्रावण के लिए, बाइल जूस के स्रावण के लिए पित्ताशय को यानी कि पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्र का एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो वसा एवं प्रोटीन के पाचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है। पित्ताशय में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये आप सभी को पता होगा, फिर भी यह पाचन में सहायता करता है। अगर पूछा जाए पित्ताशय का पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्ताशय मार्क करके मत आइएगा, गाल ब्लैडर मार्क मत करिएगा, क्योंकि जो बाइल जूस है इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है, वेसिक होता है। कैसा होता है, वेसिक होता है। पित्त लवण वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करें एंटेरोकाइनिन की, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनिन, तो ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उत्तेजित किसको करता है, उत्तेजित करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डियोक्राइनिन की, तो डियोक्राइनिन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से स्राव करता है और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वहाँ से चिपचिपा बलगम के स्राव को उत्तेजित करता है। ओके, वहीं पे बात करें बेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की, या जिसे बीआईपी कहा जाता है, या न्यूरोपेप्टाइड है और एक प्रकार का हार्मोन्स भी होता है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आप इसको फटाफट से लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस अकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम व्हिच डाइजेस्टिव ग्लैंड। अधिकतम किण्वन यानी एंजाइमों द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्रूनर ग्लैंड, ओरल कैविटी एंड लीवर, किसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जल अपघटन होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। अधिकतम एंजाइम का जल अपघटन आहार नाल के, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है, और अग्नाशय जो है इसमें मौजूद पाचन ग्रंथियों में होता है। एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया आंतों में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, जबकि वसा ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वसा होता है, फैट होता है, वो किस में टूटता है? तो फैट जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। वहीं पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोनोसेक्राइड, और अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड में टूटता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पित्ताशय में उपस्थित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, डाइजेस्टिव एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड या फिर बाइल साल्ट। फटाफट से जवाब दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव एंजाइम। पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण और फास्फोलिपिड जो है ये पाया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया, यह एक पाचक द्रव है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। पहली चीज। दूसरा जो यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि पित्त रस बनता कहाँ है, तो ये पित्ताशय में ना बनकर पित्ताशय में स्टोर होता है। बनता कहाँ है? तो ये हमारे लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में। पित्त रस में होता क्या है? तो पित्त रस में लवण और एक वर्णक होता है जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है, ये पाया जाता है। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन वही वर्णक है जो हमारे मल मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। पीलिया में इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है शरीर में, जिससे हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि पित्त रस में क्या नहीं पाया जाता? तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो श्लेष्मा पैदा करता और छोड़ता है? Which of the following cells would likely be found in the tissue lining the organs that proceed and released म्यूकस? गॉबलेट सेल, मास्ट सेल, माइक्रोफेजेस या फिर ऑस्टियोब्लास्ट? क्या ऐसा है जो श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है? फटाफट से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉबलेट सेल। गॉबलेट कोशिका या गॉबलेट सेल उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाई जाती है जो श्लेष्मा पैदा करता और छोड़ता है। यह कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से उत्पन्न होती हैं और इनका नाम गॉबलेट कप जैसी संरचना के कारण पड़ा है। किस कारण इनका नाम गॉबलेट पड़ा? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो कप के आकार की होती है, इसलिए पड़ा है। अगर पूछा जाए इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इनका प्राइमरी फंक्शन श्लेष्मा को स्रावित करना और एक सुरक्षात्मक बलगम परत बनाना। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका श्लेष्मा उत्पन्न करने के लिए श्लेष्मा स्रावित करती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी कि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? गॉबलेट सेल की। और गॉबलेट सेल जो होता है, गॉबलेट सेल ये कप जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसका नाम गॉबलेट सेल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर्स का जाल यानी माइनर्स प्लेक्सिस इज फाउंड इन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। यूपीपीसीएस जीआईसी में आया हुआ है, हो सकता है DSSB या फिर पीजीटी जो आपका 2022 वाला जिसका डेट आ गया है। पीजीटी की डेट आ गई है, आप लोग को पता है कि नहीं? पीजीटी का जो हमारा एग्जाम है जो 2022 का पेंडिंग है, जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका डेट 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्जाम होना है आपके। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। माइनर्स प्लेक्सिस इन फाउंड इन लीवर, और जीआईसी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता होगा 3 और 4 मई को जीआईसी का एग्जाम है, उन लोग को भी पता होगा। माइनर्स प्लेक्सिस किस में पाया जाता है? लीवर, लंग्स, किडनी या फिर इंटेस्टाइनल वाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेस्टाइनल वाल। इंटेस्टाइनल वाल्स में माइनर्स प्लेक्सिस पाई जाती हैं। माइनर्स का जाल आंतों की दीवारों में सब म्यूकोजल ऊतक में स्थित एक तंत्रिका जाल होती है। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ होती है? तो इंटेस्टाइन के दीवार में सब म्यूकोसल ऊतक में स्थित होता है। यहाँ पे देखिए ये इंटेस्टाइन का वाल है और यहाँ पे जो है माइनर्स प्लेक्सस पाई जाती हैं। कहाँ पे है? ये है, ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? जीआईसी में भी आया हुआ है 2015 में और 2021 में, दोनों बार आया हुआ है। तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है यकृत में, कई बार बता चुके हैं। बाइल का पीएच क्या होता है? चूंकि बाइल क्षारीय होता है तो इसका पीएच 7.5 से लेके 7.7 तक होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। या एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय की थैली में यानी बाइल डक्ट में स्टोर होता है। या वसा को अवश्य अम्ल में तोड़ देता है, यानी फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है और भोजन पचाने में सहायता करता है। इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। पीएच कितना है? 7.5 से 7.7। अगर पूछा जाए बाइल होता क्या है, तो बाइल एक गाढ़ा और चिपचिपा पीला हरे रंग का द्रव है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है, इसमें सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है। अगर पूछा जाए वाटर कितना परसेंट, तो 97 से 98% इकलौता इसमें वाटर पाया जाता है, अकेले ही। इसके अलावा इसमें जो पित्त लवण पाए जाते हैं वो 0.2% पाए जाते हैं। पित्त लवण क्या है? बिलुवरीन जो होता है ये 0.2% पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें सॉरी पित्त लवण जो है, ये पित्त लवण 0.7% पाया जाता है और विलुवीरिन जो है ये 0.2% पाया जाता है। वसा जो है वो 0.51% पाया जाता है। वसा कितना? 0.51% पाया जाता है। वसा में क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल, लैसेथिन, ये सब 0.51% पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर कितना? 97 से 98%। अगला, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान क्या है? स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? ये भी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और इसको दोस्तों के साथ भेजते भी रहिए, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सही जवाब ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है। अगला, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ओसोफेगस, लीवर, स्टमक या ड्यूडेनम? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जिसे ग्रहणी कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां ग्रहणी के सबम्यूकोसा में स्थित होती हैं, ठीक है। और इसके पीएच के साथ बलगम का स्राव करती हैं, जो पेट में काइम के प्रभाव को बेअसर करने का काम करता है। काइम क्या होता है? भोजन, यानी जब फूड, हम जब माउथ के द्वारा फूड को इनगल्फ करते हैं तो ये फूड के रूप में आता है, लेकिन जब यहाँ पे 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो ये आगे जाता है और बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। और यही बोलस जब आगे जाकर हमारे स्टमक में पहुंचता है और एचसीएल से मिलता है तो ये काइम का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? काइम का रूप ले लेता है। और ये काइम एचसीएल के मिलने की वजह से अम्लीय हो जाता है, क्योंकि स्टमक में म्यूकोसा की एक परत पाई जाती है जो इस अम्ल से हमारे बॉडी की रक्षा करती है, हमारे स्टमक की रक्षा करती है। लेकिन जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले रीजन में जाएगा और ये एचसीएल जो मिला हुआ है जिससे अम्लीय भोजन है, ये जैसे इसको जाएगा तो इसकी दीवारों को जला के नष्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये क्या करता है, यहाँ पे इसको क्या करता है? क्षारीय बनाने में मदद करता है। क्या करता है? क्षारीय बनाने में मदद करता है, काइम के प्रभाव को बेअसर कर देता है, ठीक है, जिससे भोजन क्षार के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जोहान कॉर्नॉट ब्रूनर ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रूनर्स ग्लैंड रखा गया था। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? यानी कि कौन सा एंजाइम जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें नहीं पाया जाता? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या ट्रिप्सिन? ध्यान दीजिएगा यहाँ वयस्क मानव लिखा है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन लिखा है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये भी पाया जाता है, लेकिन जो नहीं पाया जाता वो रेनिन होता है। रेनिन, अगर यहाँ केवल मानव लिखा होता तो आल प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन वयस्क मानव में रेनिन नहीं पाया जाता, क्योंकि रेनिन जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में कब तक? 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में ही यह स्रावित होता है। और यह करता क्या है? तो जो वयस्क में पेप्सिन करता है यानी प्रोटीन का पाचन, वही बच्चों में रेनिन का कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह शिशु के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक स्रावित होता है। रेनिन को प्रायः काइमोसिन के रूप में भी जाना जाता है। अगर यहाँ रेनिन न देकर इसका नाम दे दिया होता काइमोसिन, काइमोसिन, तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि इसी का कॉमन नेम है काइमोसिन, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियों की पेप्टाइड कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है, इन पर विचार करना और बताना है कि क्या बताना है इसमें।
देखते हैं आगे क्या पूछा है। पहला दिया है लार स्नेहक की तरह कार्य करता है, यानी जो स्लाइवा होता है वो लुब्रिकेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्लाइवा ना हो तो हमारा भोजन मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए लार जो होता है वो लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। दूसरा है लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। लार्ज एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं बल्कि माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और सबसे पहले पाचन यही स्टार्ट होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे स्लैवरी ग्लैंड के द्वारा ही कर दिया जाता है। अगला, लार का पीएच 3.4 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लार का पीएच 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 4 किस में दिया है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि लार जो है ये एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है, और लार जो है ये लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के रूप में कौन यूज होता है? डाइकुमेरॉल, टोकोफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल या फिर बीटा कैरोटीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट के रूप में जो यूज होता है वो होता है डाइकुमेरॉल। विटामिन के का संरचनात्मक रूप जो कि प्रतिस्कंदी यानी एंटीकॉम्बलेंट के रूप में प्रयोग होता है, एंटीकोगुलेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, वो क्या है? डाइकुमेरॉल है। वही बात करें टोकोफेरॉल की, तो इसे विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, जो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के की खोज जो है वो कार्ल पीटर हेनरिक डैम, एक ही नाम है, कार्ल पीटर हेनरिक डैम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल पीटर हेनरिक डैम के द्वारा विटामिन के का नाम जो खोज है वो किया गया था। और विटामिन के का अगर आपसे साइंटिफिक नाम पूछ ले तो इसे फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्यूलोक्विनोन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिक्रेटिन एवं कॉलीसिस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन से ये स्रावित करता है। सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या स्रावित करता है, मतलब कहाँ से स्रावित होता है? तो ये ड्यूडेनम से स्रावित होता है। कहाँ से? ड्यूडेनम में। कहाँ से? ड्यूडेनम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ग्रहणी में स्रावित होता है। ठीक है, सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन ये मानव शरीर में पाचन प्रणाली के अंतर्गत वसा तथा प्रोटीन का पाचन करता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन जो है इसे सीसीके कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पित्ताशय के संकुचन को भी उत्तेजित करता है और आंतों में पित्त लवण के प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद करता है। वहीं पे बात करें अगर सिक्रेटिन की, तो यह आग्नेयाशयी रस है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस है। ये जो अग्न्याशयी रस होता है, जो क्षारीय होता है, इसके स्रावण को उत्तेजित करता है, जो आंत में प्रवेश करने पर पेट की अम्लीयता को कम कर देता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइलेंस फीचर ऑफ बाइल जूस। पित्त रस की विशेषता क्या है? इसमें एंजाइम नहीं है, इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, या अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें लाइपेज पाया जाता है। तो पित्त रस के बारे में अभी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें पित्तरस एक पाचक द्रव है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है या पित्ताशय की थैली में संग्रहित होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो भोजन में मौजूद वसा और अम्लीय वसा जो होता है उसको वसीय अम्ल में बदलना होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती, क्षारीय होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें एंजाइम नहीं होता है। अगला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओटोंजनी लीवर इज। ओटोंजनी के अनुसार लीवर क्या है? ओटोंजनी एक साइंटिस्ट हैं, पूछा जा रहा है इनके अनुसार जो लीवर है वो एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मिजोडर्मल या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओटोंजनी के अनुसार जो लीवर है ये एंडोडर्मल होता है। कैसा है? एंडोडर्मल है। इसके साथ साथ अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड, गैस्ट्रिक और आंतों की ग्रंथियां जो, इसके अलावा श्वास नली, फेफड़े, ये सभी एंडोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोडर्मल होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल द हीलिंग ऑफ वुंड। आगे बढ़ने से पहले, इसका जवाब देने से पहले आप लोग से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
फटाफट से इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। क्या सही होगा इसका कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या फिर निकोटिनामाइड। पहली बात तो ये जानिए ये किसके किसके नेम हैं। तो कोबालामिन क्या है, तो B12 को कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं। टोकोफेरॉल जिसे विटामिन ई कहते हैं, विटामिन ई। और इसके अलावा निकोटिनामाइड इसके कहते हैं विटामिन B3, निकोटिनामाइड या इसी को नियासिन भी कहा जाता है, विटामिन B3। घाव भरने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये घाव भरने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसका सही जवाब हो गया ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लीवर या बोन मैरो। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, सही जवाब ऑप्शन सी लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में होता है। स्तनधारी जो होते हैं इनके रक्त में रक्त प्लेटलेट्स होता है या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है ये अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्स आयन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ स्लैबरी एमाइलेज। स्लैबरी एमाइलेज के एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन जो है वो जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है ये सॉरी क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन जो है ये स्लैबरी एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए यानी उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करें कि ये किसके लिए जिम्मेदार है, सोडियम। तो सोडियम जो है ये दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। आयरन ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि SO4 इसका हमारे बॉडी में कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। टोकोफेरॉल कहाँ संग्रहित होता है, टोकोफेरॉल जिसे आप विटामिन ई कहते हैं, क्या है, विटामिन ई है, ठीक है। यह एक जीवनी विटामिन भी होता है, एक तरह का जीवनी विटामिन होता है, ठीक है। और ये कहाँ संग्रहित होता है, हमारे लीवर में। कहाँ, लीवर में। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन कीड़ा DA, विटामिन ए या फिर आप इसे एडेक कह सकते हैं, ADEK एडेक, या फिर इसे कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये सभी हमारे यकृत में संग्रहित होने वाले विटामिन होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन बी और विटामिन सी की, तो ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B12, तो ये भी हमारे लीवर में स्टोर होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरली विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है ये जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन B12 जो है ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के आमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान इसके पहले भी हमने बताया था 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कुछ और पीएच मान की, जैसे यहाँ पे देखिए पित्तरस जो पित्ताशय की थैली में पाया जाता है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, इसका पीएच मान 7.5 से 7.7 होता है। लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5। HCl जिसे अभी हम लोगों ने देखा 1.5 से 3.5, ठीक है, ये इसका होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2006 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेयर्स पैसेज इन मैमल्स आर। स्तनधारी जंतुओं में पेयर्स खंड हैं। पेयर्स खंड क्या होते हैं, उत्सर्जी होते हैं, पाचक होते हैं, स्राविक होते हैं या लिम्फीय होते हैं। PGT बायोलॉजी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, जिससे इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। सही जवाब ऑप्शन डी, स्तनधारियों में पेयर्स पैसेज लिम्फोसाइट, तिल्ली, थाइमस और टांसिल द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पाइलोरिक एक्सट्रेट कंटेन द हार्मोन्स। पाइलोरिक अर्क में एक्सटार्ट कंटेन द हार्मोन्स, अर्क में हार्मोन्स होता है। पाइलोरिक अर्क में कौन सा हार्मोन्स होता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजामिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। पाइलोरिक अर्क में जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, गैस्ट्रिन होता है। गैस्ट्रिन क्या है, तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो अमाशय की गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl के स्राव को उत्तेजित करने में सहायता करता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, जो स्टमक होता है ये 4 भागों में बटा होता है, आप सभी को पता होगा, बॉडी, फंडस, क्या क्या होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और इसके अलावा
जो होता है पाइलोरिक, तो पाइलोरिक वाले भाग से ये निकलता है, ठीक है। कौन सा? गैस्ट्रिन, ठीक। और इसके अलावा अगर बात करें सिक्रेटिन की, तो ये इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? इंटेस्टाइन में। ऑकोलेसिस्टोकाइनिन ये पित्त को उत्तेजित करता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कफर सेल्स आर, कुफर सेल्स यानी कुफर कोशिकाएं होती हैं। कुफर कोशिकाएं एब्जॉर्बिक सेल ऑफ इलियम, एब्जॉर्बिक सेल ऑफ इलियम यानी इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, फाइगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर, अल्फा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लंगरहैंस, सिक्रेटरी सेल ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड। कफर सेल्स क्या होती हैं? सही जवाब हो जाएगा कुफर सेल्स या कफर सेल्स कहते हैं ऑप्शन बी। कुफर सेल्स यकृत की फैगोसाइट कोशिका होती है, क्योंकि रुधिर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को यकृत की कुफर कोशिकाएं भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं, इसलिए इसे भक्षाणु क्रिया या फिर फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर पूछा जाए फैगोसाइटोसिस क्या है, तो जो हमारे लीवर में हानिकारक जीवाणु होते हैं, इनको कुफर सेल्स के द्वारा जब इनका भक्षण किया जाता है, इनको खत्म किया जाता है, तो इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ये फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक है, यानी कि यहाँ पे आपको यकृत का कार्य बताना है। यकृत का कौन सा कार्य है? हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजेनेसिस, मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। यकृत क्या करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का एक प्रमुख केंद्र यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित चरण जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ अमीनो अम्ल वसा में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल या वसा से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों में अंतर बिल्कुल याद रखिएगा। पहला जो होता है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। फिर होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? अमीनो अम्ल या वसा से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और ये सारी चीजें होती कहाँ है? यकृत में होती है, लीवर में होती हैं। अगला क्वेश्चन, बाइल्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज। बाइल जो है ये डाइजेशन में मदद करता है, क्यों? क्यों करता है? इट एक्टिवेट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डिग्रेड्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इट एसुमुलेट फैट, या फिर इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वसा को पायशीकृत करता है। पित्त में दो प्रकार के लवण होते हैं, आप सभी को पता है, एक कार्बनिक लवण, एक अकार्बनिक लवण। तो जो कार्बनिक लवण होता है यही क्या करता है? वसा को पायसीकरण करता है, पायसीकृत करता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए अकार्बनिक लवण क्या होता है, तो अकार्बनिक लवण जो होता है ये भोजन को अम्लीय और उदासीन करता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है, जबकि कार्बनिक लवण जो होता है ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा इज टाइप्स ऑफ टूथ, अ पार्ट ऑफ टूथ, अ स्ट्रक्चर ऑफ आई, गैप बिटवीन टीथ। डायस्टेमा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अ गैप बिटवीन टीथ। डायस्टेमा जो होता है दो दांत है, ये दो दांत है, इनके बीच का जो गैप होता है इसे डायस्टेमा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सामान्यतः कृंतक और चवरणक दांतों के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डक्ट ऑफ बिरसंग इज एसोसिएटेड विथ। बिरसंग की वाहिनियां संबंधित हैं गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, स्लाइवरी ग्लैंड से या यूरेट्रा से। डक्ट ऑफ बिरसंग किस में पाया जाता है, किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा पैनक्रियास से, अग्नाशय से। इसे अग्नाशयी नलिका भी कहा जाता है। पैनक्रियाटिक ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है, डक्ट ऑफ बिरसंग को। यह पित्त नलिका या फिर बाइल डक्ट से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बेक्स प्लेक्सस पाया जाता है। ऑर्बेक्स प्लेक्सस आर फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी या हार्ट। ऑर्बेक्स प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑर्बेक्स प्लेक्सस पाया जाता है। इन ऑर्बेक्स प्लेक्सस का एक और नाम है, इसे माइनेंट्रिक प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। ये तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प डाइजेशन ऑफ मिल्क। डाइजेशन ऑफ मिल्क में कौन, मतलब मिल्क के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? तो हम सभी को पता है बच्चों में जो हेल्प करता है वो रेनिन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन में मदद तो पेप्सिन भी करता है, लेकिन मिल्क के डाइजेशन में रेनिन करता है, और रेनिन ही आगे चल के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रेनिन का स्थान हमारा पेप्सिन ले लेता है। तो दोनों ही जो है मिल्क के डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन को भी सही मिला ले जाएंगे ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर आप में इनमें से किसी का भी नाम नहीं सुना होगा, तो एक नाम तो सुना होगा कैरेटीन प्रोटीन का। कैरेटीन प्रोटीन जो हमारे शरीर को, हमारे बालों को काला रंग प्रदान करता है, ये किसमें पाया जाता है? तो ये हमारे हेयर में पाया जाता है। सी का फोर देखिए आप केवल ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कौन संबंधित है? तो इंसुलिन संबंधित है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से बीटा ऑक्सीडेशन संबंधित है। कैरेटीन हेयर में पाया जाता है, और हेपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट होता है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। तो इसका जो सही जवाब, अगर आपको चौथे का तीसरा भी पता है तो फोर्थ का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंस इन द डाइट इज डाइजेस्ट। पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित कच्चा स्टार्च पच जाता है। जो कच्चा स्टार्च होता है वो कहाँ पच जाता है? केवल लार एमाइलेज द्वारा, केवल अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा, लार और अग्नाशयी एमाइलेज दोनों के द्वारा, कि बिल्कुल नहीं पचता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया में आहार में मौजूद कच्चा स्टार्च ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन में टूटने के लिए छोटी छोटी आंत में एंजाइम लार अमाइलेज और अग्नाशयी अमाइलेज में मौजूद लार ग्रंथि में पच जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डाइजेशन और न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जूलॉजी पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग न्यूट्रिशन और डाइजेशन को कवर कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऑर्निथीन, एस्पार्टिक अम्ल, अर्जिनिन या फिर ट्रिप्टोफैन। सही जवाब ऑप्शन ए ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है ये अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑर्निथीन है क्या? तो ये एक गैर यानी कि नॉन प्रोटीन युक्त अमीनो अम्ल है, जो यूरिया चक्र में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्निथीन का कार्य क्या है, तो ये यूरिया चक्र में, यूरिया साइकिल में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, कोलागॉगस किसके श्रावण को उत्तेजित करता है? कोलागॉगस स्टिमुलेटेड द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवरी यानी स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल या फिर इंटेस्टाइनल जूस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइल। कोलागॉगस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यकृत से पित्त के प्रवाह को उत्तेजित करने का विशिष्ट प्रभाव होता है। पित्त रस यानी बाइल जूस मानव शरीर में वसा के पाइसीकरण और अवशोषण में मदद करता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते जाइए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फट से लाइक वाले जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑफ द स्पीड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट विद अ प्रोड्यूसर्स टंग कंपेयर टू द टंग इन सीटू इज। मनुष्य के स्वस्थानी जीभ की तुलना में उभरी हुई जीभ से किसी विशेष स्वाद की पहचान की जाती है। मतलब जो मनुष्य का टंग होता है, जीभ जो होती है, पूछा जा रहा है इसकी जो उभरी हुई जीभ है इसकी तुलना में विशेष, मतलब जो स्वस्थानी जीभ है इसकी तुलना में जो उभरी हुई जीभ होती है, यहाँ से
जो स्वाद होता है वो कैसे पहचाना जाता है? मतलब बहुत धीमा यानी स्लोअर, तीव्र यानी कि फास्टर, यानी फिर कोई भी चेंज नहीं रहता, या फिर शुरू में तीव्र फिर धीमा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, शुरू में तीव्र फिर धीमा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। राइबोफ्लोविन किस कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले जानिए राइबोफ्लोविन है क्या। तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से जो रोग होता है वो चेलियोसिस होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें बेरी तो विटामिन B1 है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, इसे थायमिन कहा जाता है। और पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, और इससे जो नाम दिया जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये नियासिन है। नियासिन या इसी को निकोटीनामाइड के नाम से जाना जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन किससे उत्तेजित करता है? तो द पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज को कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए पैनक्रियाज को क्या करता है? उत्तेजित करता है, ठीक है। यह करता क्या है, इसका कार्य क्या है? तो ये पित्त के स्रावण के लिए पित्ताशय को संकुचन उत्पन्न करता है, और अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए अग्नाशय को उत्तेजना प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनिमल्स यूजली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ। जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्नलिखित रूप में से संग्रहित करते हैं: कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन। किसके रूप में जंतु जो है ऊर्जा पाने के लिए चीजों को संग्रहित करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में। बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में प्रति ग्राम ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगर कैलोरी में पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, लिपिड में 9 कैलोरी, और जो आपका प्रोटीन होता है इसमें भी 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंडिकस। मधुमेह मेलिटस के लक्षण में शामिल है केवल हाइपरफेगिया, केवल हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोसूरिया या फिर सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मधुमेह मेलिटस यानी कि इंसुलिन का अल्पस्राव का लक्षण जो है वो हाइपरग्लाइसेमिया है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? तो इसमें इंसुलिन के अल्पस्राव का कारण होता है हाइपरग्लाइसेमिया। उसके अलावा हाइपरफेगिया का है, तो इसमें अत्यधिक भूख लगती है। हाइपरसूरिया नहीं, हाइपरफेगिया। हाइपरफेगिया कहाँ है? ये हाइपरफेगिया में क्या होता है? अत्यधिक भूख लगती है। और ग्लाइकोसूरिया क्या है? तो ग्लाइकोसूरिया जो है ग्लूकोज मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये तीनों ही इसके लक्षणों में शामिल है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिन स्राव को रोकता है? कौन सा गैस्ट्रिक स्राव को रोकता है, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, इंट्रोगेस्ट्रॉन या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गैस्ट्रिन से गैस्ट्रिन मार्क मत कर दीजिएगा, सिक्रेटिन इसका सही जवाब होगा। सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये गैस्ट्रिक स्राव को रोकता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशयी रस के स्राव को बढ़ाता है। वहीं पे अगर बात करें गैस्ट्रिन की, तो ये स्टमक में पाया जाने वाला हार्मोन्स है, ये गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। पाचन से जुड़े निम्नलिखित में से किस स्राव में एंजाइम नहीं होता? किसमें नहीं होता? तो हम सभी को पता है, कई बार पढ़ चुके हैं, बाइल जूस में या बाइल में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, सिस्टेलिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द। पित्ताशय वाहिनियां निकलती हैं। सिस्टिक डक्ट कहाँ से निकलती है? तो सिस्टिक डक्ट जो है क्या वो गाल ब्लैडर से निकलती है, हेपेटिक लोब से, पैनक्रियाटिक लोब से या किडनी से? कहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है? सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए, और वीडियो को लाइक भी करिए। सिस्टिक डक्ट कहाँ से निकलती है? तो ये गाल ब्लैडर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गाल ब्लैडर से। पित्ताशय की थैली से पित्ताशय वाहिनियां निकलती हैं। यकृत वाहिनियां यकृत लोब से उत्पन्न होती हैं। पित्ताशय वाहिनी पित्त को पित्ताशय की थैली तक ले जाती है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से, ये आपको सिस्टिक डक्ट दिख रहा है, सिस्टिक डक्ट। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर जो है इसकी थैली से निकलता है।
अगला क्वेश्चन, रेनिन इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट। रेनिन एक एंजाइम है जो पचाता है। रेनिन किसको पचाता है? तो रेनिन बच्चों में पाया जाता है। और किसको पचाता है? दूध प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन होता क्या है? अच्छा बताइए, मिल्क प्रोटीन कौन सा? दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसे किस नाम से जानते हैं? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए दूध में क्या पाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ए रेनिन पाया किस में जाता है? तो ये इन्फेंट्स में, यानी 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में, शिशुओं में पाया जाता है। ठीक है, वयस्क में रेनिन नामक एंजाइम का स्रावन नहीं होता है और रेनिन की जगह कौन ले लेता है? पेप्सिन ले लेता है। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन स्विच ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल जूस द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। पित्ताशय से पित्त के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स क्या कहलाता है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर एंटेरोकाइनिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उसको जानने से पहले ये जानिए कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इसे सीसीके के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में कोलेसिस्टोकाइनिन ना देके सीसीके दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। पित्ताशय से जो पित्त होता है उसको निकलने के लिए यही जिम्मेदार होता है। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त को ग्रहणी में छोड़ने के लिए पित्ताशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन को उत्तेजित करता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे लगभग 60 से 70% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड्स, आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है थायरॉक्सिन, रिकेट्स के लिए जिम्मेदार होता है, तो बिल्कुल नहीं। रिकेट्स के लिए जो जिम्मेदार होता है वो विटामिन डी होता है रिकेट्स के लिए। रिकेट्स बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया से भी विटामिन डी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो बच्चों में देखने को मिलता है और रिकेट्स जो है ये बड़ों में देखने को मिलता है। विटामिन डी क्रेटिनिज्म से संबंधित है, तो क्रेटिनिज्म से विटामिन डी कैसे संबंधित होगा? विटामिन डी तो रिकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कैल्सीटोनिन पैराथायराइड के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकागॉन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लैंगरहैंस की आइसलेट की जो अल्फा कोशिकाएं हैं ये ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं, जो क्या करता है? ग्लूकोज की यानी कि रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी को मधुमेह या डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला, विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर उत्पाद बनाता है। विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोमा, रतौंधी, रोडोप्सिन या फिर वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोडोप्सिन। क्या बनाता है? रोडोप्सिन बनाता है। अगर बात करें ग्लूकोमा की, ये क्या है? तो इसमें नेत्र गोलक के श्लेष्मक कैनाल जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, और रतौंधी क्या है? ये हम सभी को पता है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रोडोप्सिन क्या करता है? तो ये नेत्र रेटिना की जो रॉड सेल होती हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि कलर्स के लिए कौन सेल जिम्मेदार होती हैं? तो रॉड सेल। और यही जो है रोडोप्सिन क्या करता है? विटामिन ए के साथ मिलकर रोडोप्सिन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? रोडोप्सिन बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के एक अवशोषी अंग है? अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका अब हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। कॉकलिया, हेयर, आईलिड या फिर वर्मीफॉर अपेंडिक्स। कॉकलिया क्या होता है? ये हमारे कान का एक पार्ट है, इसका यूज हमारी बॉडी में है। हेयर का भी है, आईलिड का भी है, ये हमारे आंखों की रक्षा करता है। जबकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इसका हमारे बॉडी में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ये सेलुलोज के पाचन के लिए जिम्मेदार था। अब हम लोग पत्तियां बत्तियां वगैरह खाते नहीं है, तो सेलुलोज का पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये क्या हो गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। अगला क्वेश्चन, विच एयर पॉल्यूशन गैस इज रिलीज्ड बाय रूमिनेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब गाय जो है, रूमिनेंट जो है, कोई भी पशु जो है जब जुगाली करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे
स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन आपको ईवीएस में भी देखने को मिल सकता है। जुगाली क्या होता है, जब कोई पशु चारा खा लेती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पशु है और चारा रखा रहता है तो उसको फटाफट फटाफट खा लेते हैं, लेकिन जब वो बाद में एकांत में बैठता है, धीरे धीरे मुंह से निकाल कर उसको कूचता रहता है, उसी को जुगाली करना कहते हैं। तो वहां से एक गैस रिलीज होती है जो वायु प्रदूषण का कार्य करती है, वो गैस कौन सी है वही पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्स गैस या फिर मीथेन गैस जो है ये जुगाली करने वाले पशुओं से निकलता है। इसके अलावा मीथेन गैस जो है ये दलदली भूमि में पाया जाता है, धान के खेत में सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस है, ठीक है। ये पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इस फॉर्म, स्तनधारी जल पी सकते हैं और इसे इसके लिए प्राप्त भी कर सकते हैं। तो क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्तनधारी जल पी सकते हैं और इसे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जब ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और इसमें जब 6O2 मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, तो ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O और निकलेगा क्या, ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। तो ये यहाँ से भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, कथन है शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं, यानी हर्बीवोरस एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो सेलुलोज को नहीं पचाएंगे शाकाहारी, तो जो ये खाते ही सेलुलोज है, क्योंकि पत्तियों में घास फूस में केवल सेलुलोज ही पाया जाता है, तो इसको पचाएंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। अगला है, ऐसे जंतुओं में उंडूक यानी कि सीकम जो होता है, सीकम में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जो इनके पाचन में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन, अमीनो अम्ल किसमें अवशोषित होते हैं, ब्लड कैपिलरी ऑफ बिली, बिली के रक्त कोशिका में। बिली कहाँ पाया जाता है, तो बिली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसी में जो है अमीनो एसिड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, ये सब छोटी आंत में उपस्थित बिली या इसी को विलाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलाई भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है, इनका एब्जॉर्ब होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग माना जाता है। यहाँ पाचन पूरा हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है और पाचक का जो अंतिम उत्पाद होता है उसके रूप में यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल म्यूकोसा के माध्यम से रक्त प्रवाह और लसिका में जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, लाइसोजाइम आर फाउंड इन, लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, स्लाइवा, टीयर्स, बोथ या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोजाइम स्लाइवा और लार में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, डक्स कोलेडोकस इन मैमल्स कैरीज, स्तनपायी में डक्टस कोलेडोकस वहन करता है। डक्टस कोलेडोकस किसका वहन करता है, बाइल, स्लाइवा, मिल्क या फिर स्वेट्स। सही जवाब ऑप्शन ए बाइल। स्तनपायी में डक्ट कोलेडोकस पित्त का वहन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से, जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग या फिर जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी जिसे थायमिन कहा जाता है, विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, लेकिन विटामिन बी की अगर बात करें तो ये वेरी वेरी के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ये रिकेट्स नामक बीमारी या फिर ऑस्टियोमेलेसिया के नाम के लिए जिम्मेदार होता है। सही जवाब इसका विटामिन सी हो जाएगा, ये स्कार्विक रोग के लिए जिम्मेदार होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना, पस आना, ये सब इसके लिए मुंह से दुर्गंध आना, जिसे आप पायरिया रोग कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और ये ठीक कैसे होगा, तो ये खट्टे फलों में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और उससे जो है ये ठीक हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्टडी परनेटिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज, गुदा और मलासे से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिमेर्कोलॉजी, स्टोमेटोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी या फिर एनालॉजी।
आगे इसका सही जवाब बताते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए कि गुदा और मलाशय यानी एनस और रेक्टम से संबंधित जो स्टडी है उसको क्या कहेंगे। जवाब भी दीजिए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रोक्टोलॉजी। क्या होगा? प्रोक्टोलॉजी। प्रोक्टोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें मिमिर्कोलॉजी क्या है, मिमिर्कोलॉजी तो ये चींटियों के अध्ययन को मिमिर्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को मिमिर्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, डेंटाइन्स ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम। दांतों के डेंटाइन का विकास होता है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बोथ। मेसोडर्म, एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। जो डेक्टाइन और टीथ है वो किससे बनता है, किससे उसका विकास होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म से। डेक्टाइन स्राव करने वाली कोशिकाओं को ऑस्टोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। एनामल को छोड़ के दांतों का सभी भाग जो है वो मेसोडर्म से बनता है। किसको छोड़ के? एनामल। एनामल क्या होता है? हमारे दांतों के ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है जो सबसे पूरे बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है। इसको छोड़कर बाकी दांत के जितने भी भाग बने होते हैं, रूट, कैप, सब किससे बने होते हैं? मेसोडर्म से बने होते हैं। डेंटाइन एक गुहा को घेरता है जिसे लुगदी गुहा कहा जाता है और ये दांत का मुख्य भाग होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट यार, क्या हो गया? अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये गॉबलेट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ। गॉबलेट कोशिकाएं किसकी विशेषता है? इंटेस्टाइनल पेलिथीलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस, परमानेंट एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग एंड प्रोड्यूस ग्लाइकोजन, islet of Langerhans and who produced glycogen, epithelial of lower intestinal and absorb fatty acid। गॉबलेट सेल किसकी विशेषता है, मतलब गॉबलेट सेल की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस। गॉबलेट कोशिकाएं स्तनधारियों के श्लेष्म की आंतों की उपकला की विशेषता है जो बलगम को स्रावित करती हैं। स्तनधारियों में गॉबलेट कोशिकाएं उस अंग के अस्तर यानी लाइनिंग ऊतक में पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? श्लेष्मा पैदा करती हैं, म्यूकस यानी बलगम जो है वो पैदा करती हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अपने आहार में खट्टे फल और टमाटर को नियमित रूप से शामिल करने से निम्नलिखित में से किस घटना को रोका जा सकता है? तो हम सभी को पता है इससे क्या होगा? स्कर्वी को रोका जा सकता है, यानी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो विटामिन सी जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो स्कर्वी जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम है? कौन सा है? तो टाइलिन। टाइलिन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लार में मौजूद होता है टाइलिन और ये पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मुझसे भी गलती हो गई, यहाँ दिया है सक्षम नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? टाइलिन नहीं है। जबकि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रैनिन ये पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम होता है। पेप्सिन ये प्रोटीन एंजाइम, मतलब प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है और इसको पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है और टाइलिन जो है ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसी टाइलिन के द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द राइज ऑफ ब्लड शुगर एबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ना जाना जाता है। ग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, एग्लाइसेमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया, देखिए यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे हाइपो है, यहाँ पे हाइपर है। जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हाइपर होती है, जब कम होती है तो वो हाइपो होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है, और जब नीचे चला जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, नाइट ब्लाइंडनेस इज मैन ऑफ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहा जाता है ये किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है उसे सूखा रोग या फिर रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी के अलावा जीरोथैलेपिया, सॉरी, हाँ, जीरो क्या, जीरोथैलिज्म नामक रोग भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन प्रोड्यूस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, मतलब वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है? लीवर, किडनी, प्लीहा यानी इसे स्प्लीन कहा जाता है या पेनक्रियाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल।
बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। और डेल्टा सेल जो है ये सोमैटोस्टेटिन स्टेटिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्पिंक्चर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड। स्पिंक्चर यानी ओडी का स्पिंक्चर किसके अंत में पाया जाता है? क्या वो बाइल डक्ट में, कार्डियक स्टमक में, पैलोरिक स्टमक में, या फिर सैकुलस रोडेंट्स में? आगे इसका जवाब जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका जो सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा बाइल डक्ट, यानी कि पित्त वाहिनी। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। समान पित्त नली के वाल्व को ओडी का स्पिंचर या फिर स्पिंचर ऑफ ओडी कहा जाता है। जो पित्त नली होती है इसका जो वाल्व होता है, वाल्व जो होता है इसी को ओडी ऑफ स्पिंचर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पेनक्रियास सिक्रेट अग्नाशय स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पेनक्रियोजाइमिन, एंजियोटेंसिन 1, सोमैटोस्टेटिन, या फिर एंजियोटेंसिन सेकंड। तो हमने बताया पेनक्रियाज में 3 तरह के सेल होती हैं, एक बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। बीटा सेल जो होती है ये इंसुलिन का उत्पादन करती है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन का, और जो डेल्टा सेल होती है ये सोमैटोस्टेटिन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है यानी संग्रहित नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था विटामिन बी और विटामिन सी ये शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, लेकिन इसमें विटामिन बी 12 जो है ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जल लीवर हमारे शरीर में संग्रहित होता है उसमें आप कीड़ा के माध्यम से याद कर सकते हैं, कीड़ा या फिर एडेक, ADA की एडेक, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है आपके लिए, लेकिन विटामिन बी 12 ध्यान दीजिएगा ये लीवर में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, रेनिन इज अ एंजाइम व्हिच। रेनिन एक एंजाइम है जो क्या कार्य करता है? तो रेनिन जो है ये बच्चों में पाया जाता है और कार्य क्या करता है? तो दूध में कैसीन जो प्रोटीन होती है कैसीन नामक, इसे पैरा कैसीन में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये कैसीन को पैरा कैसीन में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विद एनिमल्स। दांत का कौन सा भाग एनिमल को ढका रहता है? कौन सा भाग दांत का ढका रहता है? क्राउन, रूट, डेंटाइन, या ऑल ऑफ एबव? एनिमल क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है और दांत जो होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है, क्राउन, नेक और तीसरा होता है रूट। ठीक है, दांत का क्राउन भाग जो होता है ये इनेमल से ढका होता है। कौन सा भाग? क्राउन भाग। इनेमल दांत की कवर करने वाला बाहरी आवरण है और मानव शरीर का सबसे मजबूत टिश्यू भी है। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, लैक्टेल्स आर एसोसिएटेड विद, लैक्टियल से संबंधित हैं लैक्टिक एसिड के स्रावन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, या प्रोड्यूस्ड ऑफ लिम्स। लैक्टियल्स किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। सही जवाब ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। लैक्टियल्स एक लिम्फयुक्त कोशिका यानी कि कैपिलरी है जो छोटी आंत के विलाई में छोटी श्रृंखलीय वसीय अम्ल का अवशोषण करती है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट कॉल्ड। बृहदान्त के संकुचन में इसकी दीवार छोटी थैली की एक श्रृंखला बनाती है जिसे कहा जाता है हॉस्टा, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन, जाइमोजन सेल, या फिर टीनिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हॉस्ट्रा। वृद्धांत के संकुचन से इसकी दीवार पर छोटी थैली यानी पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर बनती है और इसे क्या कहा जाता है? हॉस्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉस्ट्रा कहा जाता है। अगर बात करें लीवर कुन की दरारें या क्रिप्स ऑफ लीवर कुन क्या है, तो ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है और इंटेस्टाइनल रस को स्रावित करती है। जैमोजन सेल, ये इन्हें चीफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये आमाशय का जो फंडिक वाला भाग होता है वहाँ पे पाया जाता है और ये गैस्ट्रिक एंजाइम जैसे जाइमोजेंस, पेप्सिनोजेंस, इन सभी का स्रावण करती है। ठीक है, टीनिया कुछ नहीं है, टीनिया आपका एनिमल किंगडम से संबंधित है, टीनिया सोलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। मतलब सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो हम सभी को पता है कि विटामिन ए जो है ये सामान्य दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, कहीं कहीं विटामिन B11 भी लिखा होता है फॉलिक एसिड के लिए, और राइबोफ्लोविन विटामिन B2, और नियासिन जो है विटामिन B3, इसी को निकोटीनामाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है।
अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज, पित्त लवण की रासायनिक प्रकृति है। अगर हमारा एफर्ट, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा मेथड, हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे आपके कमेंट हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आपके लिए हमारा वीडियो। आप जिस तरह वीडियो का इंतजार करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। हम आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल पे लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन वो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ उनसे अनुरोध है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक क्लिक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक क्लिक आपको वीडियो को लाइक करना है। प्लीज़ इतना कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, द केमिकल नेचर ऑफ बाइल सॉल्ट इज, पित्त लवण की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? स्टेरॉइड, पेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड या फिर लाइपोप्रोटीन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेरॉइड। बाइल साल्ट की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो स्टेरॉइड होती है। कैसी होती है? स्टेरॉइड होती है। अगर पूछा जाए बाइल साल्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं तो मैंने आपको बताया था बाइल साल्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जल होता है। इसके अलावा इसमें बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सॉरी, पित्त में, बाइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा जल होता है, फिर बाइल साल्ट्स होते हैं, फिर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, फिर बाइल एसिड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब ये कैसे होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्ट आ HCl इज पेप्सिनोजन सो इज, जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए है वैसे एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, बाइल जूस टू फैट या फिर ग्लूकागॉन टू ग्लूकोज। जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए है वैसे इसमें से कौन एक दूसरे से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिनोजन। एंटेरोकाइनेज अग्नाशय में पाई जाने वाली पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, ठीक। उसी तरह जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो पेट है वहाँ जठर कोशिकाओं में पेप्सिनोजन का स्रावण करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl द्वारा पेप्सिन में सक्रिय हो जाता है, ठीक। उसी तरह ये इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। इस तरह एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो ग्रहणी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के सक्रिय रूप में परिवर्तन करता है। ट्रिप्सिन बदलने में अन्य अग्नाशय एंजाइम भी सक्रिय होते हैं या पेप्सिन की सक्रियता के समान होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि पैराइटल सेल से निकलता है HCl और ये क्या करता है? ये पेप्टाइड को रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ से आपको डायग्राम के माध्यम से चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया। इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।